इसीलिए भी किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं है, या किसी भी चिड़िया वेट ज्यादा बढ़ गई इसकी वजह से उड़ नहीं पा रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। गणपति को बनाते समय उसमें घी मिलाया जाता है, दही मिलाया जाता है, गोबर मिलाया जाता है, ये सब मिक्स करके बहुत अच्छा कल्चर बनता है, जो कल्चर मेरे खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोकन में 2 दिन में वो कल्चर तैयार होता है, इसकी वजह से कोकन में 2 दिन में गणपति का विसर्जन होता है। यस। संतोष बुबड़े दादा, नमस्कार। आज हमारे यहाँ जो मेहमान है वो एक युवा किसान है। और ये युवा किसान इतनी लगन के साथ अपना काम करते हैं। तो अपना काम तो करते ही करते हैं, मगर आसपास के फार्मर्स को, आसपास के किसानों को एक साथ लाके भी बहुत सारा काम करते हैं। आप अगर इनके इंस्टाग्राम पेज पे, इनके चैनल्स पे जाए तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। आप और आपके सहयोगी अक्षय दादा, अक्षय वाघ, ये आपका पिप एग्रो नाम का ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनिक चीजें उगाते भी है, बेचते भी है। तो आपके बारे में थोड़ा सा, मतलब ये इस तरह से शुरुआत नहीं हुई थी। आप शुरुआत में तो इंजीनियर थे, तो आपके बारे में कुछ बता दीजिए। सभी को नमस्ते। मेरा नाम संतोष बोबड़े है। मेरा जो अभी गांव है वो सातारा डिस्ट्रिक्ट में कराड़गढ़ के तालुका है, वहां से अराउंड 25 किलोमीटर अंदर है। मेरा जो पूरी शिक्षा हुई है वो पूरी मुंबई में हुई है। मुंबई में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2017 में। तो 2017 के बाद जब मैं काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा था, तब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी, और पहले से था कि ऐसे बैठ के कोई काम नहीं करना है, क्योंकि वैसी वृत्ति ही नहीं है बैठ के काम करने की। तो शुरुआत जब मैं मतलब बचपन में एज ऑफ 5 तक मैं गांव में रहता था। गांव में हमारी खेती है। दादी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था खेती में, तो वो मुझे खेती दिखाने के लिए लेके जाती थी, अलग अलग पंछियों के घोंसले दिखाती थी। तो तभी बहुत लगाव हो चुका था निसर्ग से। और हमारा जो गांव है बहुत छोटा गांव है, बाजू में नदियां है, पहाड़ है, तो वो बचपन से ही दिमाग में रह रहा था। और जब शहर में शिफ्ट हुए, तब शहर में जाके भी वो जो कनेक्शन रहता है वो बिल्ड था, वो गया नहीं था कनेक्शन। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सोचा कि, और हेल्थ के भी कुछ इश्यूज थे। शुरुआती में मुंबई में जब रहता था तब हमेशा बीमार पड़ता था, और बीमार पड़ने की वजह से इसके बारे में कुछ तो रिजिड काम करना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है। तो कैसे काम करे और निसर्ग से कैसे जुड़े रहे, इसकी वजह से मैंने सोचा कि कृषि फील्ड में कुछ कर सकते हैं क्या। इंजीनियरिंग का जॉब भी हाथ में था, इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में थी, तो मैंने सोचा इंजीनियरिंग का जॉब हम लोग आगे जाके भी कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्क लेनी वो इसी एज है, इसी एज में हम लोग रिस्क ले सकते हैं। और उसी टाइम पे एक पुस्तक है वीना गवानकर जी ने लिखी हुई है, उसका नाम है एक होता कारवर, मराठी की बुक है। वो बुक ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया कि खेती ना जान के कारवर जो है एक ऐसा इंसान था, जो जिस प्रति उसका लगाव था, वो प्यार के प्रति, सस्टेनेबिलिटी, खेती के लिए, एक पूरे नेचर के लिए और खुद के लोगों के लिए कुछ तो करने की जो ये थी। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि हम ऐसा कुछ काम, मतलब उसका 1% भी कर सकते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि चलो खेती में शुरुआत करते हैं, और कुछ कुछ करते करते मैं अभी खेती में कुछ काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू दादा। बहुत आपने आपके बारे में बताया, थोड़ी इंसाइट मिली। इस साल जो है इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर डिक्लेयर हुआ है। तो मिलेट्स के बारे में मैंने आपके चैनल पे देखा, आप बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मिलेट्स के बारे में कुछ बताएं, कि कितने, क्या, किस तरह के मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स माने क्या। मिलेट्स का मेरे लाइफ में इंट्रोडक्शन ही बहुत अच्छी स्टोरी है। जब भी, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरे हेल्थ के बारे में थोड़े इश्यूज चल रहे थे, तो 2017 में जब इंजीनियरिंग हुई, 2018 में मैं अन्नदाता एक एनजीओ है वहां पे एक जॉब करता था एज ए फार्मर्स कोऑर्डिनेटर। तो वहाँ अलग अलग फार्मर्स के खेत में जाके परीक्षण करके हम लोग डिसाइड करते थे कि कौन से फार्मर्स अच्छे नेचुरल ग्रो कर रहे हैं, और उनको कंज्यूमर से कनेक्ट करना। तो तभी और मेरे पेट का मतलब डाइजेशन अच्छे से ना होना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है वो जो जेनेटिकली मेरे यहाँ पे आए। तो इसके ऊपर कुछ काम करना है, इसकी वजह से हमारे एक सर थे, तो उन्होंने मुझे मिलेट इंट्रोड्यूस किए। तो उनका नाम था सदानंद पेंट से। तो 1 महीने तक कंटिन्यू मैं मिलेट के डाइट के ऊपर थी। और तभी अचानक से योगा भी मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ, योगासना, और हर रोज होता था, और उसका असर ऐसे हुआ कि
एक महीने के बाद वो प्रकृति धीरे 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 अच्छी होने लगी। और आई एम फ्रॉम द 2018 टिल 2023 तक जो बच्चा महीने में एक बार बीमार पड़ता ही था, वो हार्डली 2-3 बार बीमार पड़ा है। और इवन कोविड के टाइम पे भी मैंने कोई भी बीमार पड़ा नहीं, वो काम कर रहे थे कोविड के टाइम पे भी। तो ये इसके बारे में मुझे मिलेट से लगा हो गया कि नहीं नहीं, ये तो कोई तो मैजिकल चीज है जिसके ऊपर हमें पढ़ना चाहिए। तब मैंने उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया। तब पढ़ने के बाद समझा कि अरे हाँ, मेरी दादी तो ये चीजें करती थी और बहुत सारे महाराष्ट्र के किसान भी ये चीजें करते थे। हाँ। लेकिन फिर वो गायब कैसे हो गए, क्या रीजन था? तो पढ़ते हुए मुझे समझा कि पहले तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से गेहूं और राइस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गया। बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर, बिकॉज ऑफ उसकी डिमांड ज्यादा होने लगी इसकी वजह से। तो जो मिलेट्स कर रहे थे किसान, वो सब किसान गेहूं और राइस के ऊपर शिफ्ट हो गए। सो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे यहाँ पे गेहूं और राइस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर, बिकॉज ऑफ डिमांड। तो अगर हम लोग रेशियो देखेंगे तो 1957 एंड 1995 के बीच में मिलेट्स का प्रोडक्शन 57 के 75 के अराउंड बहुत ज्यादा था। और उसके बाद 95 तक कम होते रह गया। दूसरी चीज ये होगी कि गेहूं और राइस को प्रतिष्ठा आने लगी। जो पर्सन गेहूं या राइस खा रहा है वो बड़े घर का, जिसके पास पैसे है वो खाएगा, और मिलेट्स गरीबों का अन्न है, ऐसे भी हुआ। तो हमारे किसान है, वो हमें स्टोरीज बताते हैं कि उनके घर पे जब कोई भी मंगल कार्य होने जा रहा है, शादी हो रही है किसी की लड़के की, तो जब लड़की देखने का समय आता है तो उनके घर पे 1-2 महीने तक व्हीट एंड राइस खाया जाता था। बिकॉज जो लड़की वाले, उनको पता चले कि वो लड़की हमारे जो लड़की है वो अच्छे घर पे जा रही है। सरकार ने लेना बंद कर दिया, इसकी वजह से लोगों ने उगाना बंद कर दिया, खाना भी बंद हो गया। तो हमारे जो देवता है इंद्रदेव, देवों के राजा, उनकी लड़की थी, उनको एक लड़का पसंद आता है और वो पृथ्वी का ग्रह का लड़का होता है। मतलब ये करती, मुझे यही इसी लड़की से शादी करनी है। वो बोलती है और पापा की सुनती नहीं। तो अगर देवों के, मतलब देवों के राजा होके भी उनको लड़की की सुननी ही पड़ती। तो डिसाइड करते कि ठीक है, अगर लड़की ने चॉइस किया तो उसको पृथ्वी लोक पे दे देंगे। लेकिन देवों की लड़की जा रही है पृथ्वी लोक पे, तो उसको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो बहुत वैल्यूएबल है। तो उनको वो 9 ऐसे मटके भर के कुछ चीज देते हैं। वो जब नीचे जाती है तब वो मटके ओपन करके देखती है, पॉट्स ओपन करके देखती है, तो उनको उसमें धान दिखाई देता है। वो जो धान रहता है, दैट आर द मिलेट्स। तो इसी हम्म। वजह से वो मिलेट्स को देव धान्य भी बोला जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज। तो मिलेट्स में जैसे बड़े मिलेट्स और छोटे मिलेट ऐसे प्रकार आते हैं, जिसमें जवार, बाजरी, रागी, ये बड़े मिलेट है। और जो बाकी के छोटे मिलेट है, जिसमें कोडो, फॉक्सटेल, लिटिल, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, ऐसे मिलेट आते हैं। तो उसको कुछ, इसके छोटे मिलेट्स को पॉजिटिव मिलेट्स भी कहा जाता है। पॉजिटिव मिलेट्स एंड ऐसे मिलेट जिससे अगर हमें कुछ बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, या कोई भी डाइजेशन का प्रॉब्लम, तो इससे ठीक हो सकता है। लेकिन जो जवार, बाजरा, रागी, उनको न्यूट्रल मिलेट्स भी कहा जाता है। न्यूट्रल मतलब वो मिलेट्स खा के हमारा सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन रोगों से हम लोग अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इन सभी को उन्होंने रुक्ष धान्य ऐसे कहा है। रुक्ष धान्य यानी जिससे हमारा वात बढ़ता है, प्रकृति बढ़ती है। तो आयुर्वेद में ये कोई भी मिलेट्स आपको अगर खाना है तो आपको बहुत ज्यादा ऑयल या घी यूज करके खाना है। तो आयुर्वेद में सबसे जो, मतलब आयुर्वेद के अनुसार धान्य इज द राइस। अभी मिलेट्स की वजह से ऐसा हुआ है कि राइस को बहुत नगण्य माना जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में राइस के 1,10,000 वैरायटी थी। तो वाह। अभी कितने हैं, हम हमें कितने राइस के प्रकार पता है? हार्डली 10 भी पता नहीं होंगे। भाई हर तो स्टेट में भी दो चार मान लो, फिर भी कितने हुए, 50 हुए। एग्जैक्टली तो 1,10,000 मतलब हमारे यहाँ पे खाने के लिए दूसरा राइस, देन भाकरी के लिए दूसरा राइस, पापड़ के लिए दूसरा राइस, फॉर द लिक्विड राइस जिसको बोलते हैं उसके लिए दूसरा राइस। अभी कुछ कुछ जगह पे अगर तुम्हारा बोन का डिसलोकेशन हुआ तो उसको फिट करने के लिए भी एक रेड राइस की वैरायटी लगाया जाता है जख्म के ऊपर। ओ अच्छा, तो पोल्टिस इससे, के। या सो इतनी वैरायटी है राइस की। वैसे मिलेट की भी हर एक वैरायटी है। जवार के 26,000 वैरायटीज है। ओ। और इवन नाचनी के 1,100 वैरायटीज है। मतलब हम कोई भी स्टोर में जाते हैं, हम लोग बोलते हैं जवार दो, लेकिन नहीं, हर एक जवार का उसकी गुणधर्म जो बोलते हैं वो अलग है, और एरिया की अलग अलग तरीके से आता है। जैसे कोकण में जा रहे हो तो आपको उकड़े तांदूल मिलेगा, जिसको बॉइल्ड राइस बोलते हैं। अगर आप सातारा में हो तो आपको दगड़ी ज्वारी ही खाने हैं। आप सोलापुर में हो तो आपको मालदंडी ज्वारी ही खाने हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार है। तो ये हमें समझने पड़ते हैं।
तो मिलेट्स का भी 2000 गवर्नमेंट को लगा कि ये मिलेट्स जो है वो बहुत गुणकारी है, बिकॉज मिलेट्स के लिए हम लोग अभी अन्न धान्य सुरक्षा जो बोलते हैं, इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की, तो उसको पोषण कैसे मिलेगा? क्योंकि जैसे टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर के इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो जो अलग अलग पल्सेस है, अलग अलग ग्रेन्स है, अलग अलग फ्रूट्स है, उनका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम ही होने वाला है। तो कोई भी एटमॉस्फेयर में कोई भी बुरी कंडीशन में कौन आएगा उग के? तो वो मिलेट्स ही है। दूसरी चीज की ये है कि हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजर की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से जो हमारी धान्य उसकी पोषण वैल्यू कम हो गई, निकृष्ट धान्य खा रहे हैं, मतलब नॉन न्यूट्रिशियस। या नॉन न्यूट्रिशियस। मतलब हम ये नहीं सोचते कि अ फूड कैन बी एक्ट एज अ मेडिसिन, तो मिलेट्स ही है जो द फूड कैन दिस कैन बी एक्ट एज अ मेडिसिन। तो आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। तो दवा खाना जो रहता है वो हम लोग बोलते हैं दवा ना खाना, इस तरफ हमें जाना है दवा खाना के। तो ये दूसरी सुरक्षा हुई। तीसरी सुरक्षा की, फार्मर को जो एडेप्टेशन करना है उसके फार्म के लिए, उसको पैसे भी चाहिए। तो वो जो कैश क्रॉप है उगा नहीं सकता, तो मिलेट से जो उसको पैसे दिला सकते। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि जो फार्मर के यहाँ पे एनिमल्स है उनको कौन खिलाएगा, और वो जो खिला रहे हैं उनको न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। क्योंकि अगर उनको न्यूट्रिशियस खाना नहीं दिया जाएगा तो उनका गोबर अच्छा नहीं रहेगा, उनका दूध अच्छा नहीं रहेगा। अगर दूध नहीं अच्छा रहेगा तो हमको ही पोषण नहीं मिलेगा, और उनका अगर गोबर अच्छा नहीं रहेगा तो हमारी जो धरती माता है उसका पोषण नहीं होगा। तो ये चौथी चीज। एंड फिफ्थ चीज ये है कि मिलेट्स कोई भी सॉइल में, किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी रेनी सीजन में, विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट फर्टिलाइजर आते हैं, तो हमारे नेचर का कंजर्वेशन बहुत अच्छे से होता है। तो मिलेट्स की वजह से ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं नहीं, अभी हमें जरूरत है हमारे नेचर की कंजर्वेशन करने की, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट में यूनाइटेड नेशंस है, उनको ये एक इंटरनेशनल मिलेट ईयर एक तोहफा दिया है। और इसकी वजह से बहुत लोगों में उसके प्रति जागृति हुई है कि लोग उसको भी खाना शुरू करें, बिकॉज हम लोग खुद उसको 2018 से उसका ये कर रहे, अवेयरनेस कर रहे हैं। लेकिन लोगों को उस टाइम पे पता ही नहीं था कि मिलेट्स क्या होता है, उसको क्यों खाना होता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट की वजह से वो बहुत लोगों की तरफ पहुंच रहे हैं। दिस इज द वेरी गुड इनिशिएटिव। तो आपने जैसे ये सारी वैरायटीज बताई मिलेट्स की, उसमें जो है एक तो मैं यूके में रहती हूँ, तो दूसरे देशों में मिलेट्स होते हैं, वो सेम होते हैं कि कोई अलग होता एक्चुअली हर एक मिलेट अलग अलग देश में अलग अलग होता ही है। जैसे अगर आप देश का भी छोड़ो, सपोज महाराष्ट्र और गुजरात, इवन महाराष्ट्र की भी दो भी डिस्ट्रिक्ट में मिलेट का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है अलग अलग होगा, बिकॉज ऑफ वहाँ की सॉइल, वहाँ का वाटर, वहाँ का एटमोसफियर, इस वजह से। लेकिन कुछ कुछ जैसे एक फॉक्सटेल मिलेट है, उसको इटालियन मिलेट भी कहा जाता है, तो इट इज ग्रोन इन द इटली पहले। है? जो बानियार्ड मिलेट उसको जापानीज मिलेट भी कहा जाता है। तो हर एक, मतलब हर एक यहाँ पे मिलेट्स होते थे। अभी हम लोग अगर हिस्ट्री देखेंगे तो अफ्रीका में बहुत सारे मिलेट्स का ये हुआ है, इजाद हुआ है, बिकॉज मिलेट्स के लिए ड्राई क्लाइमेट अच्छा होता है। और अफ्रीका और भारत में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से कनेक्शन है, बिकॉज जो हमारा माउंट एवरेस्ट के नीचे का पूरा पार्ट है वो पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, और वो वापस आके हमें भारत से माउंट एवरेस्ट से जुड़ गया। वो रादर उनका जो कोलैप्स हुआ इसकी वजह से माउंट एवरेस्ट खड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से तो अफ्रीका में जितने भी मिलेट्स की वैरायटीज मिलेंगी वो सभी मिलेट्स की वैरायटीज आपको भारत में मिलेंगी। और हर एक जगह पे अलग अलग वैरायटी होती है। यूएसए में होती है, यूरोप में होती है, ऐसे अलग अलग जगह पे होती है। तो मिलेट इज बेसिकली अ ग्रास, घास है। या दैट इज वाई मिलेट एक ग्रास फैमिली से आते हैं, इसकी वजह से उनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग खेती करते हैं तो हमको ये पता होता है कि हमें घास अलग से उगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप उग जाती है। तो मिलेट भी ऐसे इन्वेजिव स्पेसीज है। अगर एक बार आपके खेत में आपने मिलेट्स लगा दिए तो वो हमेशा उसका धान पड़ के वो आने ही वाले हैं। ओ तो अच्छा। इसी वजह से वो कोई भी क्लाइमेट में अडेप्ट करते हैं। तो मिलेट कैसे पहचानेंगे उसके भी ये है कि हर एक मिलेट का कलर जो रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे फॉक्सटेल मिलेट येलोइश कलर में रहता है, ब्राउन टॉप मिलेट ग्रीन कलर में रहता है। हर एक की स्टोरी भी है। लिटिल मिलेट को लिटिल बोलते बिकॉज इट इज लिटिल इन साइज। ब्राउन टॉप को जो ब्राउन रहता है, जो टॉप रहता है वो ब्राउन कलर का रहता है, दैट इज वाई इट इज इन ब्राउन। तो मिलेट खाते समय भी हमें अनपॉलिश्ड मिलेट ही खाने हैं, पॉलिश्ड मिलेट बिल्कुल खाने नहीं है। बिकॉज अगर पॉलिश्ड मिलेट खाएंगे तो हमें उनको गुणधर्म नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, मिलेट्स को सोक करके खाना है 12 घंटे, तभी हमें उसकी वैल्यू, जो भी गुणधर्म है वो मिलेंगे। तीसरी चीज, मिलेट को मिक्स नहीं करना है कोई भी। इवन आयुर्वेदा में ये बताया कि कोई भी चीजों को जो सेम फैमिली के
जैसे सेम पल्सेस है, सेम ग्रेन्स है, उसको मिक्स करके नहीं खाना है, बिकॉज फिर हमारा पेट कंफ्यूज हो जाता है। तो मिलेट्स को भी हमें ये करके खाना नहीं चाहिए। और जिसका एज 60 या 40 है, उन्होंने मिलेट्स खाते समय थोड़ी सावधानी लेनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने जिंदगी में बहुत ज्यादा फिजिकल काम किया नहीं है, फिजिकल वर्क किया नहीं है, तो इसमें फाइबर होने की वजह से आपको मिलेट्स का ये पचन होने में तकलीफ हो सकती है। तो आप शुरू कर रहे हो तो हफ्ते में 2 बार शुरू कीजिए। खाना है तो सुबह खाइए या रात को खाइए, रात में खाएंगे तो अच्छा है, बिकॉज वो पचने के लिए हल्के होते हैं। जो डायबिटीज लोगों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स करके बोला जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जो भी हम लोग इनटेक कर रहे हैं उसका ग्लूकोज धीरे 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 रिलीज होता है। तो मिलेट ऐसे है जिनका ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है, इसीलिए डायबिटीज लोग हैं या जिनको वेट लॉस करना है, इनके लिए मिलेट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसे मिलेट बहुत मतलब सर्व गुण संपन्न है। तो आपने जैसे कहा कि मिलेट्स को सोक करके 12 घंटे सोक करके खाना चाहिए। तो हम लोग तो जैसे बाजरे का आटा लाते हैं मिल करके, तो वो तो सोक नहीं होता है। ये जो सोक करने की बात कही मैंने, इट इज ओनली फॉर द 5 पॉजिटिव मिलेट्स। ओ। जवार बाजरी रागी को करने की जरूरत नहीं, बिकॉज फाइबर कंटेंट पॉजिटिव मिलेट्स में बहुत ज्यादा होता है। हम्म। और आपने जैसे कहा कि उसको रुक्ष मिलेट कहा जाता है, तो वृक्ष इसीलिए धान्य। हम लोग हमेशा जब भाकरी खाते हैं, जब ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी खाते हैं, तो ट्रेडिशनली हमेशा उसके ऊपर या तो सफेद वाला बटर डाल के खाते हैं या घी के साथ खाते हैं। वो इसीलिए ट्रेडिशनली ये है। एग्जैक्टली, इवन मकर संक्रांत जो है, वो जो मकर संक्रांत के टाइम पे हम लोग बाजरे की रोटी खाते हैं एंड उसके ऊपर तिल लगाते हैं। तो बाजरे की रोटी इज फॉर द हीट, बिकॉज उस टाइम पे ठंडी बहुत होती है, एंड द हम्म। तिल इज फॉर ऑयल है। और आयुर्वेदा में तिल को तेल कहा गया है, मतलब हम्म। आयुर्वेदा के अनुसार अगर श्रेष्ठ तेल कौन सा है तो तिल का तेल है। तो हम्म। बाजरा एंड तिल एक दूसरे को कंपेसेट कर रहे हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, सहजीवन जो हम लोग बोलते हैं आइडियल है। तो इसकी वजह से हमें ये बताया गया है कि बाजरा जब खा रहे हो तो अब आपको उसमें तिल लगा के ही खाना है। कि बाजरे की रुक्षता को तिल वो कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट। करता है, कंपेंसेट करता है, राइट। हाँ, वाह वाह, वेरी गुड। जैसे आपने मकर संक्रांति पे बाजरे की रोटी और तिल कहा, तो फार्मर्स के लिए, किसान भाइयों के लिए ये सारे फेस्टिवल्स बहुत जुड़े हुए हैं खेत से। मुझे याद है, हमें जानकारी थी नहीं, तो हम हर फेस्टिवल का मतलब इस फेस्टिवल पे हार्वेस्ट होता है ये कहते थे। फिर बच्चों ने हमें पकड़ लिया कि आप तो हर फेस्टिवल को कहते हो कि ये हार्वेस्ट सीजन है, ये कितने हार्वेस्ट होते हैं। आप बताइए कि अलग अलग फेस्टिवल्स पे क्या क्या होता है, त्योहारों के बारे में, और किसानों का उसके साथ रिलेशन, ये जरूर बताइए। तो जो हमारी संस्कृति की रचना है, अगर उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत हमें अच्छी अच्छी चीजें मालूम पड़ती है। तो हमें ये तो पहले मालूम पड़ता है कि हमारे जितने भी त्योहार हैं वो सभी त्योहार कृषि संस्कृति से निकले थे। जैसे अभी मकर संक्रांत का हमने कहा, इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज सूर्य का उत्तरायण शुरू होता है और हम्म। उसी टाइम पे हमें उन्होंने सभी सब्जियां मिक्स करके खाने के लिए कहा है। हम्म। अभी आयुर्वेद में ये भी कहा है कि हमें मिक्स धान्य नहीं खाना है। और लेकिन आपको कब खाना है, जब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो थाली पीठ कब खाना है, जब आप ठंडी हो तब आपको खाना है। तो इसकी वजह से मकर संक्रांति में मिक्स भाजी खा के हमें बोला है। अभी दशहरा कब आता है, दशहरा तब आता है जब हमारा एक हार्वेस्टिंग पूरा हुआ होता है और दूसरे का सोइंग चालू होता है। तो दशहरा इज द फेस्टिवल टू चेक आर सीड्स। जो 10 दिन फार्मर्स 9 दिन उसको मिट्टी में सोइंग करके रखते हैं, तो दे आर चेकिंग की सीड्स का जो जेर्मिनेशन है वो कितने अच्छे से हो रहा है। थोड़ी और इलेबोरेशन में बताइए, क्योंकि आप उसको ऑलमोस्ट फार्मर का लैब कहते हैं। राइट। जरूर बताइए ये जरा इन डिटेल। एक तो मराठी में उसको घटस्थापना बोलते हैं। तो घटस्थापना में पहली बार तो जो नीचे का पार्ट होता है, दैट इज वो जो फार्मिंग में मिल रहे हो पत्ते, उसका ही ऐसे प्लेट बनाया जाता है। इसके ऊपर की जो मिट्टी है वो आपको आपके फार्म से ही लेके आनी है, उसका अच्छे से गोला करना है। और उसमें लोग ये कंपोस्ट ऐड करते हैं या गोबर ऐड करते हैं, गोबर का कंपोस्ट, जिसकी वजह से वो सॉइल फर्टाइल हो जाए। उसको फिर करने के बाद उसमें कोई किसान 9 धान्य डालते हैं, कोई 12 धान्य डालते हैं। और रब्बी हंगाम में आने वाले सब धान्य, तो कोई गेहूं डालेगा, कोई जवार डालेगा, फिर तिल लगाया जाता है, मोहरी लगाया जाता है। जो जगह पे जो उग रहा है वो ऐसे 9 धान्य लगाए जाते हैं। 9 धान्य लगाने के बाद उसको फिर उसको ऊपर एक मटका भी रखा जाता है। तो मटका इज गिविंग द ये उसको वाटर, पानी देता है। तो एक पंक्ति लगाई जाती है विच इज रिप्रेजेंटिंग द सन एनर्जी। वैसे तो अगर साइंटिफिकली देखेंगे तो कोई भी सीड को पहले 9 दिन कुछ नहीं लगता,
कुछ खाद नहीं लगता, कुछ उसको ये नहीं लगता, उसके अंदर जो होता है उससे वो उग जाता है टोटली, जर्मिनेट हो कोई जाता भी है। जर्मिनेट हो जाता है। तो 9 दिन तक आपके सीड में जो है उसके ऊपर ही वो अच्छे से उगेगा। तो 9 दिन तक फार्मर उसके ऊपर देखता है कि कोई कीड़ आई है क्या, कोई पेस्टिसाइड आया है क्या, किसका जर्मिनेशन अच्छा हुआ है। तो 9 दिन होने के बाद फार्मर क्या करते हैं, उसमें से कुछ जो धान होता है जो आया हुआ तो उसको निकालते, उसको टोपी में ऐसे रखते हैं और अलग अलग जगह पे उसको बांटने के लिए जाते हैं। जैसे हमारे मराठी में बोलते सोना बांटना, तो हम्म। अपटे का जो कांचन का पत्ते होते हैं उसका ये करना। तो उसका पर्पज ये होता है कि जब हमने ये लगाया है ऊपर मेरे हेड के ऊपर, तो आई एम शोइंग कि मेरे घर में जो धान लगाया था उसका ऐसे निकला है, तुम्हारा कैसा है। तो बोलता ओ, है अच्छा तुम्हारा ऐसा है कि तो तुम्हारा धान मुझे दो, जो आ, मेरे घर पे अच्छा है उसका मैं तुम्हें दूंगा। तो अच्छा। उसको इसीलिए बोलते हैं कि सीमा उल्लंघन करना। तो हम लोग दूसरे के घर पे जाके बता रहे, तो ऐसे एक्सचेंज होता था सीड। देन फॉर रब्बी हंगाम हमें बहुत अच्छा क्वालिटी का अच्छा, रबी सीड हंगामा मिलता था। कह रहे हैं, रबी कौन सा वाला पीरियड होता है? वो ज्योग्राफी पढ़े हुए बहुत साल हो हाँ हाँ, रब्बी इज द गए। विंटर सीजन। दिवाली के टाइम पे भी हमें क्यों खाना है सभी तले हुए चीजें क्यों बोलिए, बिकॉज उस टाइम पे हमें हमारे शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और उसी टाइम पे हार्वेस्ट भी निकला हुआ होता है, नया नया हार्वेस्ट। तो इसीलिए फिर वो अभी गणपति के लिए मोदक क्यों है, वो भी राइस का ही क्यों बनाया जाता है। बहुत सारी जगह पे गणपति के टाइम पे 70 दिन का ना 80 डेज का राइस का हार्वेस्टिंग हुआ होता है। तो उसी राइस का मोदक करना है आपको गणपति को। अच्छा अच्छा। कुछ कुछ जगह पे गणपति 1.5 दिन का रहेगा, कुछ कुछ जगह पे 5 दिन का रहेगा, कुछ कुछ जगह पे 10 दिन का रहेगा। ये भी क्यों है, क्योंकि कोकन में बहुत ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट रहता है। तो जो गणपति के अंदर, गणपति को बनाते समय उसमें घी मिलाया जाता है, दही मिलाया जाता है, गोबर मिलाया जाता है। ये सब मिक्स करके बहुत अच्छा कल्चर बनता है, जो कल्चर मेरे खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू क्रिएट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कोकन में 2 दिन में वो कल्चर तैयार होता है, इसकी वजह से कोकन में 2 दिन में गणपति का विसर्जन होता है। ओह, आप अगर मुंबई के साइड पे कुछ जगह पे जाओगे, दूसरा कोकन जो ऊपर के साइड, वहां पे 5 दिन लगते हैं। आप सातारा के यहाँ पे आओगे जहाँ पे कम बारिश होती है, वहां पे 10 दिन लगते हैं। तो उस तरीके से गणपति का भी विसर्जन बताएं। गणपति के टाइम पे हमें 21 पत्री का बोला है कलेक्ट करें। वाई दिस इज, क्यों करना है, बिकॉज जो आगे वाली जनरेशन है उनको पता चले कि 21 औषधि वनस्पति क्यों है, उनका महत्व क्या है। क्योंकि वो सबको जानना रहता है, और वो पर्टिकुलरली लड़की को किया करने के लिए बोला जाता है, बिकॉज लड़की जो होती है वो पूरा फैमिली की ख्याल रखती है। तो फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो लड़की को पता होना चाहिए कि किस बीमारी में मुझे कौन सा पत्ता उसको खिलाना है। इवन कोजागिरी पूर्णिमा के टाइम पे हमें इसको क्यों खाना होता है, बिकॉज कोजागिरी पहले टाइम पे ही हार्वेस्ट हुआ होता है, और उसी टाइम पे जो हार्वेस्ट हुआ होता है उसके कुछ पकवान बना के, खीर बना के उसको दूध के साथ खाना होता है। तो ये कोजागिरी का, ऐसे हर त्योहार का कुछ ना कुछ महत्व है। इवन होली के टाइम पे भी जब ये होली बर्न की जाती है, तो उसमें से जो भाई आग आती है, उसके डायरेक्शन के से भी हिसाब से यू कैन प्रेडिक्ट कि इस साल कितनी बारिश गिरने वाली है। विंड जिस मतलब जिस इस दिशा में वो जो डायरेक्शन से फायर जा रही है ऐसे। अक्षय तृतीया दिन रहता है, अक्षय तृतीया के दिन हमें बोना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे जो बोया है वो हमें गणपति के टाइम पे हार्वेस्ट होता ही होता है। अक्षय तृतीया के टाइम पे इतना अच्छा एटमोसफियर होता है कि उस टाइम पे आपने कोई भी पेड़ लगाया तो वो पेड़ आएगा ही, मतलब वो बड़ा होगा ही होगा। तो ये मराठी यहाँ सोना है का मतलब शायद धान खरीदना होगा और धान बोना। एग्जैक्टली तो हमारे यहाँ पे जो हमारे संस्कृति में लक्ष्मी यानी वेल्थ कभी भी नहीं है। हम्म। लक्ष्मी यानी प्रोस्पेरिटी ही है। किसान के घर पे ये आना, जवार आना, बाजरा आना, धान आना, इट इज अ प्रोस्पेरिटी। उसको वो लक्ष्मी बोलता है, तो ना कि जो हमें सोना या पैसे को लक्ष्मी कहा गया है। तो इवन ये आई डोंट नो, जो लक्ष्मी माता का फोटो है वो जिसमें उनके हाथ से कॉइन निकलते हैं, वो मुझे कभी समझा ही नहीं। बिकॉज अगर हम लोग देखेंगे तो लक्ष्मी क्यों कॉइन ये करेगी, आई डोंट थिंक सो। इट इज ओनली प्रोस्पेरिटी अबाउट द ग्रेन्स एंड जो भी हम लोग खा रहे हैं उसके बारे में भी होता है। हाँ भाई, भगवानों की जब फलश्रुति पढ़ते हैं तब उसमें यही होता है ना कि कहीं गायें मिले, कहीं धान मिले, कहीं पुत्र मिले। ये सब है लक्ष्मी। इवन हमारा जो भी जो श्लोक है, शुभ करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, तो वो बोल रहे हैं आरोग्य को ही धन संपदा बोल रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब जितना भी मैंने हमारे संस्कृति पढ़ा है उसमें भी, उसमें बहुत ऐसे श्लोक ही नहीं है जिसमें ऐसे बताया गया कि कोई धन मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। इट इज ओनली अबाउट द प्रोस्पेरिटी और हेल्थ, उसको ही ज्यादा प्रायोरिटी दी हर त्योहार। इट इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ ओनली, बिकॉज
हमारे जो वंशज थे उनको पता था, वो बहुत ज्यादा क्लेवर थे कि इसके पीछे का जो साइंस है शायद सबको पढ़ने की इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग इसको अगर रिचुअल में बदल दे तो हर एक उसको फॉलो करेगा। क्योंकि हमारे माता पिता शायद हमें ये नहीं बताएंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है, लेकिन वो हमें बताएगी नहीं, करना होता है, शास्त्र है। तो इसकी वजह से वो इतना फॉलो करते हुए आए हैं हम लोग, और हमारी आगे की पीढ़ी भी इसकी वजह से ही करेगी। और हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, हमारे 365 डेज हर दिन त्योहार है। अमावस्या के दिन त्योहार है, पूर्णिमा का दिन त्योहार है, चतुर्थी के दिन त्योहार है, और हमारे अलग अलग स्थल है, तो हमारा हर दिन त्योहार ही है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जा रही हूँ, जहां आपने कहा कि गणपति में कल्चर होता है, तो वो थोड़ा सा समझाइए, वो मुझे नहीं समझ में आया ठीक से। अभी जो कृषि की तंत्र आया है एक नया भारत में, जिसको जीरो बजट या सुभाष पालेकर कृषि तंत्रज्ञान जीरो बजट खेती कहा जाता है, उसमें अच्छा। कल्चर जिसको जीवामृत कहा जाता है। तो हम्म। जीवामृत इज द, हमारे फार्म में जो बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे अगर हम लोग एक चम्मच मिट्टी का उठा रहे हैं तो इसमें इतने बैक्टीरिया रहते हैं जितनी ह्यूमंस की पॉपुलेशन नहीं है पूरे अर्थ के ऊपर। तो वो बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन है वो बहुत कम रहता है, लेकिन जब तक वो हमारे खेत में रहेगा तभी तक हम अच्छी फसल ये कर सकते हैं, क्वालिटी फसल जो हम लोग बोलते हैं। जैसे अभी हमारे दादा दादी बोलेंगे कि पुराने पुराने जमाने में हम लोग जो राइस खाते थे या कोई भी चीज खाते थे उसको बहुत अच्छा टेस्ट था, लेकिन अभी टेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे जमीन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है। लेकिन हम्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कंटिन्यू हमारे जमीन में चाहिए, क्योंकि उसको भी लगना चाहिए ना, मुझे ये इस घर में रहना है, तो उसको कल्चर देने की जरूरत होती है। तो उसका कल्चर जो रहता है वो खट्टापन रहता है। कोई भी खट्टी चीज या घी है, वो उसका कल्चर है। उसमें बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पलपते हैं। तो जब हम्म। गणपति बनाते हैं मिट्टी का, तो इसीलिए उसको ऐसे ही बनाया जाता है जिसके वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो। इसलिए गणपति का विसर्जन एक तो नदी में करने के लिए बोला है, या फिर तालाब में करने के लिए बोला है। और हर किसान उसके तालाब की मिट्टी वापस उसके खेत में डालता था। तो हम्म। इसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेंटेन होता है। जो बुद्धि की देवता कहा जाता है तो गणपति को, इट इज ओनली अबाउट द, आई फील उसका अलग एंगल है भी, लेकिन वो कृषि के एंगल में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी एंगल है। तो क्योंकि इसीलिए जैसे हमारी मौसी दादी कहती थी कि आपका अगर घर में कड़ी पत्ता ठीक से नहीं आ रहा है तो उसमें छाछ डालिए थोड़ा सा, तो वो बेसिकली कल्चर प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम लोगों के माइक्रोबायोम के लिए ट्रू है, वही पेड़ पौधों के लिए भी ट्रू हमारा एक संस्कृत का श्लोक है, पिंडिते ब्रह्मांड। है। जो हमारे यहाँ पे है, वो ब्रह्मांड में रहेगा। और जैसे जो बाहर का है वो हमारे अंदर आएगा। अभी बाहर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो अंदर पोल्यूशन बढ़ेगा, हम लोग बीमारी पड़ने वाले। अगर बाहर का अच्छा रहेगा तभी हम लोग अच्छे रहेंगे। सो ट्रू। आप जब ये सब वैरायटीज ऑफ धान बता रहे थे, तब मैंने आपके कई वीडियोस और आपने एक बहुत बहुत बढ़िया लेक्चर भी सीरीज करा था अबाउट मिलेट्स। तो उसमें आपने बहुत फनी फनी नाम बताए थे मिलेट्स के, वो भी चावल के वेरिएशन। वो थोड़ा सा अगर आप टच करें तो मजा आएगा। यस, उसमें से कुछ मैं चीजें बताता हूँ। हर एक मिलेट की कहानी है, उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे जवार की कहानी है। जवार एक दगड़ी वैरायटी करके जवार है। दगड़ी यानी स्टोन लाइक, उसका जो पिनाकल रहता है, जो उसका कनिज बोलते हैं उसको, वो रहता है, वो स्टोन की तरह बहुत ज्यादा ये रहता है, रिजिड रहता है। तो कोई पंछी उसमें चोंच डालकर उसको खा नहीं सकता। तो ओ। स्टोन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसकी वजह से उसको दगड़ी जवार कहा जाता हाँ हाँ हाँ। है। और आपने बताया कि वो जो उसका कोम्ब है वो इतना टाइट होता है कि उसमें पक्षी वो नहीं डाल सकता है बीज। यस, तो एक वैरायटी है जैसे मराठी में, जिस जो लड़की उसके जब अगर बाल बिखरे उसको झिपरी बोलते हैं। उसके जे सेम जैसी जवार की वैरायटी वो वैसे ही दिखते हैं, उसको झिपरी ज्वारी बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग, एक एक ज्वारी है जो नारियल का शेप जैसे दिखती है, उसको नारळी ज्वारी भी कहा जाता है। अभी नाचनी को जो रागे रहते हैं उसको अंग्रेजी में फिंगर मिलेट कहते हैं, बिकॉज उसका जो कनिस रहता है, जो पिनाकल रहता है, इट इज लुक लाइक अ फिंगर ऑफ द आवर हैंड। तो दैट ह्यूमन। इज वाई इट इज अ फिंगर मिलेट। बाजरा है, उसको पर्ल मिलेट कहा जाता है। तो बाजरे के ग्रेन्स देखोगे तो वो मोती के जैसे दिखते हैं। दैट इज वाई इट इज अ पर्ल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट, इससे हमें समझना था कि फॉक्स का टेल, तो सेम जो फॉक्सटेल मिलेट का जो पिनाकल रहता है वो फॉक्स की टेल की जैसे से बहुत अच्छे से झूमता है। इट इज लुक लाइक अ फॉक्सटेल का टेल ओनली, फॉक्स का टेल ओनली। लिटिल मिलेट का जैसे मैंने बताया उसका ग्रेन साइज छोटा रहता है, दैट इज वाई लिटिल। ब्राउन का टॉप ब्राउन रहता है, दैट इज वाई उसका ब्राउन टॉप कहा जाता है। हर एक का ऐसे स्टोरी अलग अलग है। तो ब्राउन फॉक्सटेल मिलेट की स्टोरी में बताता, उसको संस्कृत में प्रियांगु कहा जाता है। तो हमारे विष्णु जी के 10 अवतार है, हमें पता है।
उनका तीसरा जो अवतार है वो है वराह स्वामी, जिन्होंने उनके सिंह के ऊपर पृथ्वी उठाई है। तो एक दिन उनका राक्षसों के साथ युद्ध चालू रहता है। तो युद्ध के दरम्यान वो बहुत थक जाते हैं। तो थक जाते हैं तो उनके जो शिष्यगण रहते हैं, भक्तगण रहते हैं, उनको पूछते हैं आपको क्या चाहिए। उनकी सांस फूली हुई रहती है बहुत, काम करने के लड़ाई करने की वजह से। तो वो बोलते हैं प्रियांगु चाहिए। तो प्रियांगु है ना, उनको फॉक्सटेल मिलेट चाहिए होती है। अभी ये स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि फॉक्सटेल मिलेट इज गुड फॉर आवर रेस्पिरेशन सिस्टम, लंग्स के रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसके लिए हम ये खा सकते हैं। या फिर बानियार्ड मिलेट की भी ऐसी स्टोरी है, जो तो रानी पद्मावती एक बार कहाँ पे तो गुम हो जाती है। तो उनका जो हस्बैंड होते वेंकटेश, उनका नाम था, तो वो वेंकटेश उनको ढूंढते हुए यहाँ वहां निकलते हैं, जैसे राम सीता के लिए पागल हो गए थे एकदम। तो वेंकटेश जी को पता ही नहीं चलता कि उनके सिर में जख्म लगी है। तो उनकी जो माँ है बकुड़ा देवी उनको देखती है और उनको उनका वोंड अच्छा होने के लिए उनको बानियार्ड मिलेट की खीर खिलाती है। हम्म। तो इससे हमें ये समझता आता है कि अगर हमें कोई भी वोंड अच्छा करना है तो हमें कौन सा खीर खाना है, तो हमें बानियार्ड मिलेट की खीर खानी है। तो इससे हम लोग अलग अलग तरीके की गुण, हमारे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज उसमें समझता है कि हर एक का क्या इम्पोर्टेंट है। आपकी मुझे वो वाली स्टोरी भी बहुत बहुत पसंद आती है जिसमें किसका किसके साथ झगड़ा हो जाता है। तो एक बार रागी और चावल का झगड़ा हो जाता है, तो वो जाते हैं न्याय करने। अभी हमारे इतिहास में सबसे अच्छा न्याय कौन करता था, तो युधिष्ठिर, उनको धर्मराज कहा जाता है। तो धर्मराज दोनों को अब जेल में डालते हैं। तो 6 महीने के बाद ये होता है कि जो चावल है वो खराब होता है, और जो रागी है वो वैसी रहती है। जो भी धान बचा है वो किसका धान है, लोगों का धान है। तो जो लोगों का राजा था वो राम था। तो इसीलिए मिलेट्स को राम धन्य भी कहा जाता है। तो मिलेट को जादुई धान्य, राम धान्य, मिलेट्स, श्री धान्य, पोषक धान्य, ऐसे अलग अलग नाम है। तो गोइंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग अबाउट मिलेट्स अगेन, कि वो बहुत एक सस्टेनेबल धान है और किसी भी क्लाइमेट में आता है, टिकता भी है, वो राइट, ये स्टोरी बताती है ना। हाँ हाँ। एग्जैक्टली। तो आपने ये मैंने शायद आप ही से सुना हुआ है, जो आपने एक भी चावल के व्हरायटीज है, पता नहीं किस चीज के, पत्र्यावरचं समथिंग आणि माकडावरचं देस, बहुत फनी नेम्स थे नेम, आप बताए थे या तो। या अभी राइस के तो 1,10,000 वैरायटीज है। तो राइस के से मराठी में एक नाम है उसका, राइस की वैरायटी का। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुला ओ, काय करायचंय, मैं क्या वैरायटी ऑफ राइस ओनली। वो पत्रावर धिंगाना, मतलब छत के ऊपर गड़बड़ चल रही है, ऐसा एक राइस का नाम। इवन वेस्ट बंगाल में ऐसी राइस की वैरायटी है जो, जैसे वहां पे बाढ़ आती है, सपोज इतना हाइट हुआ तो राइस का चावल इतना रहेगा, अगर हाइट इतना हुआ तो राइस का ये हुआ। तो आखिरकार वो बोट में, मतलब शिप में जाके हार्वेस्टिंग करते हैं उसका, इतना हाइट कर। बढ़ जाता है। तो इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज है राइस की भी हमारे यहाँ पे। तो अभी हम लोग PIP एग्रो जो हमारा फर्म है, उससे हम लोग वही राइस की जो वैरायटी उसको रीजनरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अभी 18 वैरायटीज के राइस है अलग अलग। हम लोग फार्मर्स को उसका ज्यादा पैसा देते हैं ताकि वो राइस की वैरायटीज कंजर्व हो, और लोगों को पता चले कि हमें कितने वैरायटी के राइस खा सकते हैं, और इतनी अच्छी उसकी टेस्ट रहती है। बिकॉज अभी जो भी हाइब्रिड राइस आई है उनको इतनी अच्छी टेस्ट नहीं है, और उसके गुण भी अलग अलग है। तो अभी हमारा इसमें भी काम चल रहा आयुर्वेद में मेरे ख्याल से लाल चावल को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। है। शाली शाली राइस। तो ये तो आप बहुत अच्छा कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, जो पुरानी राइस वैरायटीज या अदर रीजन की राइस वैरायटीज को वो कर रहे हैं। यस यस यस। आपके एकाध वीडियोस में पारस बाग के बारे में बताते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है? और अब शहरों में तो ये चली गई है, बट वो क्या होता था? अभी बेसिकली जो गांव का किसान रहता है वो अभी पूरे तरीके से उसकी डेली नीड्स की जो भी वेजिटेबल्स रहते हैं उसके लिए मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अभी मार्केट में जो भी वेजिटेबल्स मिल रहे, दे आर विद हेवी पेस्टिसाइड, केमिकल्स। तो वो खाने से हमें सेहत तो अच्छी नहीं होगी, लेकिन खराब तो डेफिनेटली होगी। तो खुद के लिए अगर आप 1 गुंठे में, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में भी आप अगर उगा सकते हो, तो ये परसबाग करके कंसेप्ट है। तो मेरे जो गुरु है राजेंद्र भट्ट सर, जिनसे मैंने ये सब सीखा है, तो उनका एक मॉडल है जिसको परमानेंट रेज बेड कहा जाता है। तो परमानेंट रेज बेड में होता है कि आप लोग अलग अलग ऐसे बेड बनाते हो। तो बेड में जो भी अंदर रहता है, बेड के अंदर उसमें लकड़ी रहती है, उसमें घास रहती है। जो भी फार्म में हम लोग क्रॉप लेने के बाद जो भी उसका रेसिड्यू बन जाता है, वो सभी आप उसमें डाल के उसको अच्छे तरीके से कंपोस्ट जैसे, जैसे कंपोस्ट पिट हम लोग बोलते हैं। लेकिन कंपोस्ट पिट का क्या करते हैं हम लोग, उसको बाहर गलाते हैं, बाद में उसको डालते हैं।
लेकिन वो दैट इज द वेरी रॉन्ग मेथड। अगर आप उसी उसी चीज को वहां पे ही गला रहे हो तो आपके जो जमीन है उसको बहुत अच्छा खाद मिलता है। हम्म। और जब कोई भी चीज का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसमें से एसिड रिलीज होता है। तो एसिड रिलीज होने के बाद आपकी जमीन का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होने में मदद होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी जमीन का पीएच अच्छा नहीं है तो आपकी जमीन बीमार है। तो इस वजह से, और एक बार आपने अगर वो बेड बना लिया तो कम से कम 10 साल आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो बेड की बहुत अच्छी खासियत है। एक ऐसा बेड रहता है, फिर उसमें से नीचे खड्डा भी बना सकते हो। तो अगर आपके यहाँ पे बहुत भी ज्यादा बारिश गिर रही है तो जो भी मिट्टी गिर के आएगी वो यहाँ पे आएगी, और जो पानी एक्सेस रहेगा वो उसी पॉट में चला जाएगा। और उसकी वजह से वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन होगा आपका। तो फर्टाइल सॉइल है वो वापस आप उठा के बेड के ऊपर डाल सकते हैं। बेड जो रहता है, सपोज ऐसा बेड, आई विल शेयर द फोटोज। सपोज हाँ। ऐसा बेड है तो उसको आप खड़े बैम्बू भी लगा सकते हो जिसके ऊपर आप जो वाइन वेजिटेबल्स रहते हैं उसको चढ़ा सकते हो। तो वाइन वेजिटेबल्स का जो लाइफ होता है 60 डेज का रहता है। तो मतलब 30 दिन के लीफी वेजिटेबल्स, 60 डेज के वाइन वेजिटेबल्स, और 90 डेज के फ्रूट वेजिटेबल्स, ऐसे तीनों चीजें आप एक ही जगह पे वो कर एक सकते ही। हैं। तो बहुत सारे इसको मल्टी लेयर मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। तो हम्म। अभी हम लोग सभी फार्मर्स 2D फार्मिंग करते हैं, लेकिन इसको हम लोग 3D फार्मिंग बोलते हैं कि आप 3D फार्मिंग भी कर सकते हो। इसकी वजह से एक तो आपका खर्चा बच जाता है, एक ही टाइम को आपको अलग अलग वैरायटी की चीजें मिलती है, और एक दूसरे को सहजीवन करने वाले अगर क्रॉप लगा रहे हैं तो आपका पेस्टिसाइड मैनेजमेंट भी होता है। जैसे मैं एक यहाँ पे हल्दी लगा सकता हूँ और उसी टाइम पे करेला लगा सकता हूँ। तो हम्म। हल्दी जो है वो मेरी जमीन की उर्वरता बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हल्दी मेरी सॉइल में जो मेरे सॉइल को हार्म करे उसको डिस्ट्रॉय करने की बात कर दी। और हल्दी में बहुत टाइम रख सकता हूँ, कितने भी साल, 1 साल 2 साल उसको उसी में रख सकता हूँ। जमीन में ही उसको रख सकते। जमीन में रख सकता हूँ, उसको निकालने की जरूरत नहीं होती। और जो भी उसके ये रहते हैं, रूट्स रहते हैं, उसकी वजह से जमीन पोरस बनती है। तो अच्छा। जब गवार मुझे लगाना ही, क्लस्टर बीन्स मुझे लगा, तो अगर क्लस्टर बीन्स है तो क्लस्टर बीन्स जो है वो डेजर्ट के यहाँ की सब्जी है। तो आपको थोड़ा उसको मतलब जहाँ पे सन ज्यादा है उसी साइड पे लगाना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ लोबिया लगाते हो तो जो भी पेस्टिसाइड है वो सब लोबिया के ऊपर अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे उसको सोच समझ के लगाने के बाद ओ। आपको महीने भर का बहुत सारा खर्चा निकल जाता है बाहर सब्जियों के ऊपर का। और आपको बहुत अच्छे क्वालिटी की सब्जियां मिलती है जिनका टेस्ट अच्छा आता है और जो पूरी तरीके से नेचुरली ग्रो होती है। खेत के आसपास क्या लगाए, इस पे भी आपने काफी रिसर्च किया हुआ है कि कैसे लंबे पेड़ लगाए तो जिस तरफ से हवा आ रही है वो रुक जाती है, या फूल फूल लगाए तो बीज उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक ट्रेडर रहते हैं, तो उनकी बीबी जो है एक ऋषि के पास जाती है। वो उनको ये बोलती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो हमेशा टूर के ऊपर रहते हैं, मेरे मुझे ज्यादा टाइम नहीं देते। तो अच्छा। आई वॉन्ट हिज अटेंशन। तो मैं क्या करूँ? तो ऋषि उनको बोलते तुम एक काम करो, वो जब जा रहे हैं ना प्रवास के लिए, ट्रैवल के लिए, तो उनको बोलो कि आप जाते समय जो टैमरिन का पेड़ रहता है उसके नीचे बैठो, या ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे टैमरिन की हवा आ रही है। और जब रिटर्न आ रहे हो तब ऐसी जगह पे बैठो या ऐसे पेड़ के नीचे बैठो जो नीम का पेड़ है, जिसको हम लोग मराठी में कडू नींबू बोलते हैं। तो वो करती है ऐसा, तो उसका पति बहुत जल्दी रिटर्न आ जाता है। तो फिर वो ऋषि को जाके बताती है कि ऐसा हुआ, लेकिन इसका रीजन क्या है। तो ऋषि उनको बताती है कि जब कोई भी इंसान ऐसी जगह पे बैठता है जहाँ पे ठंडी हवा आ रही है, जैसे टैमरिन का पेड़ है, तो आपके शरीर में वात बढ़ने लगता है। और जब बहुत ज्यादा वात बढ़ने लगता है तो आपका शरीर थक जाता है भी। थक जाता है तो हमें घर की याद आती है, हम लोग बीमार पड़े थे। और तो वो रिटर्न जाते समय नीम के पेड़ के नीचे बैठता है। तो नीम के पेड़ की हवा सबसे ज्यादा आरोग्यदायी रहती है। तो नीम का पेड़ की आरोग्यदायी की वजह से वो अच्छे जल्दी भी अच्छा हो जाता है, और फिर उसका घर जाने का टाइम बढ़ जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी आधे रास्ते तक पहुंच चुका है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कौन सा पेड़ अच्छा है। अभी भारत में जो भी बारिश आती है वो नैऋत्य से आती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहते हैं, या वेस्ट साउथ कहते हैं जिसको, मतलब पश्चिम की तरफ से हवा आ रही है। तो आप भारत में कहाँ पे भी रहो, आपके खेत में आने वाली हवा जो है वेस्ट की तरफ से ही आ रही है। तो आपके खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वेस्ट में बड़े बड़े पेड़ लगाने हैं। तो बड़े बड़े पेड़ क्या करेंगे, आपके खेत को प्रोटेक्ट करेंगे। ठंडी हवा हो, गर्म हवा हो, कोई भी हवा से प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी चीज, जब आपका क्रॉप जो है वो फूड प्रोडक्शन कर रहा है,
तो उसको फूड प्रोड्यूस करने के लिए बहुत धीमी गति से हवा अंदर आनी चाहिए। अगर बहुत जल्दी गति से हवा अंदर आ रही है तो आपका क्रॉप जो है वो अच्छा फूड प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो दैट इज वाई आपको बड़े पेड़ लगाने साउथ की वेस्ट की तरफ के। तीसरी चीज, जब कोई भी पेड़ रेस्पिरेशन करता है तो वो उनके यहाँ से वाटर भी छोड़ता है थोड़ा सा। तो वहां पे बहुत ज्यादा माइक्रो क्लाइमेट तैयार होता है। मतलब आप कभी ऐसे देखोगे कि जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ है आपको वहां पे बहुत मस्त ठंडा लगता है। इट इज बिकॉज कि वो जो पेड़ है वो रेस्पिरेशन छोड़ रहा है, वो वेपर छोड़ रहा है पानी के, इसकी वजह से। तो आपके जो कीटक है, पंछी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। पांचवी चौथी चीज ये कि जो आपके फार्म में कीटक रहने वाले, पक्षी रहने वाले, वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। बिकॉज हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इंसेक्ट हमारा क्रॉप खाते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसका किंगडम का पढ़ाई करेंगे तो कम से कम 72% जो इंसेक्ट है वो मांसाहारी है। तो मतलब वो दूसरे कीटकों को खा रहे हैं। तो अगर वो दूसरे कीटकों को खा रहे हैं तो हमारा क्रॉप कैसे खाएंगे? क्रॉप तो पूरा वेजिटेटिव है। हम्म। तो वो कीटक हमारे फार्म में आने के लिए हमारे फार्म में उनको खाना तो चाहिए। हमारे फार्म में अगर मधुमक्खी आनी चाहिए जिससे हमारा हाँ, प्रोडक्शन बढ़ेगा, पॉलिनेशन पॉलिनेशन बढ़ेगा। होगा। मधुमक्खी रुकेगी क्यों? वो बोलेगी अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं रुकूंगी नहीं। बहुत सारे पंछी जो रहते हैं वो भी मांसाहारी रहते हैं, अलग अलग कीड़ के ऊपर वो खाते हैं। तो वो क्यों रहेंगे? अगर उनको पेड़ दिखेंगे तभी रहेंगे। 1978 के दरम्यान इंडिया में डिसेक्शन शुरू हुआ था 12th स्टैंडर्ड के इसमें, फ्रॉग का डिसेक्शन। तो क्या हुआ, सभी जगह से फ्रॉग यूनिवर्सिटी में लेके आने लगे लोग, बिकॉज उसको जरूरत थी फ्रॉग का डिसेक्शन करने की। और उसी टाइम पे कोकन रीजन में राइस का प्रोडक्शन एकदम कम हो गया। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन। फिर उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की, उनको पता ये चला कि जो फ्रॉग रहते हैं वो बाहर, जो राइस का खाचर बोलते हैं, खेत बोलते हैं, हाँ। उसमें रहते हैं। और उनकी जीभ बहुत बड़ी रहती है। तो राइस में खोड़वा करके एक रोग आता है, जो कीटक रहता है, तो वो फ्रॉग है उसको खाते हैं। तो पूरे फ्रॉग ही चले गए तो राइस का प्रोडक्शन अपने आप कम हो गया। तो हाँ। हमारी बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा नेचर का साइकिल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें से एक चीज भी अगर आप निकालो तो उसको पूरा कोलैप्स हो जाएगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। या और नेचर को वही चाहिए। नेचर ने हर एक को कनेक्टेड ही रखा है, बिकॉज उसको हर एक को खाना खिलाना है, हर एक का पोषण करना है, हर एक का दोहन करना है। और नेचर के इसमें अगर हम देखेंगे तो वो कभी भी किसी स्पीसीज को बड़ा होने नहीं देता। अगर कोई स्पीसीज उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, वो धीरे 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 करके उस स्पीसी को खत्म करता है, जो हमारी बारी कुछ टाइम में आने वाली ह्यूमंस की, जो हम लोग देख रहे हैं कोरोना की वजह से, अलग अलग इसकी वजह से वो आ ही रही है। बिकॉज नेचर को वो पसंद नहीं है। नेचर एवरी टाइम ही वांट्स ब्रिंग्स बैलेंस। इक्विलिब्रियम। या आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है ना संतोष दादा, ऐसे लग रहा है कि आपकी कहानियां सुने ही जाए। तो मुझे ये भी चीज पूछनी थी कि यहाँ पे एक आध जो गार्डनिंग कम्युनिटीज, फार्मिंग कम्युनिटीज है, वो ये भी मानते हैं कि जैसे आपने कहा सीजन से निगड़ित निगड़ित है ये सब, वैसे जो है सी के जो टाइड्स आते हैं उससे और मून से भी बहुत कनेक्शन होता है अपने धान का। तो ये कहते हैं कि अगर आप पूर्णमासी पे हार्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा धान मिलेगा। तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? उसका एक्चुअली कैसे रहता है, जब वो मतलब जब भरती ओहोटी होती है, मतलब पानी का आना पानी का जाना, टी का हमें वो दिखता है, इसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि हाँ वैसे हो रहा है। लेकिन जमीन में भी पानी ऊपर आता है मून की वजह से। आ, तो अगर ऐसे ऐसे भी बोला जाता है, अभी इसके ऊपर बहुत लोगों ने स्टडी भी किया है कि हमारे जैसे हर ग्रह का हमारे सेहत के ऊपर परिणाम होता है, वैसे हर एक ग्रह का प्रकृति के ऊपर भी परिणाम होता है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द मून, इट इज अबाउट गुरु मंगल सभी ग्रहों के बारे में। तो जैसे मून के बारे में कहा जाता है कि जब पूर्णिमा होती है उस टाइम पे अगर आप स्प्रे कर रहे हो नेचुरल पेस्टिसाइड्स का स्प्रे, तो जो भी हानिकारक कीटक रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, वो मरते हैं, बिकॉज उसी टाइम पे वो बाहर आते हैं मून से। लेकिन उसके ऊपर बहुत अच्छे से अभी स्टडी होना बाकी है, तो हम लोग ऐसे कुछ बोल नहीं सकते। बट आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि इसका असर पड़ता ही पड़ता है। चंद्रमा का, सूरज का तो डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा का और हर ग्रह का हमारे ऊपर, हमारे खेत के ऊपर, हमारे प्रकृति के ऊपर असर पड़ता ही पड़ता ये मोर एंड मोर ये समझ में आता है कि ये सब कितना कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप जब क्रॉपिंग या जो चीजें उगाते हैं, किस तरह का धान कब उगता है या कब हार्वेस्ट होता है, उसका भी कोई कनेक्शन है क्या है। बहुत प्रकृति ज्यादा से? कनेक्शन है उसका। जैसे जवार ये क्रॉप है जिसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती,
तो उसको फिर आपको विंटर में ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज विंटर में यहाँ पे बारिश कम होती है हम्म। महाराष्ट्र में। या हम्म। फिर अगर गेहूं लगाना आपको, जो अगर जैसे जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है वहां पे राइस लगाया जाता है, बिकॉज राइस को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जहाँ पे एकदम कम बारिश है वहां पे अलग अलग पल्सेस लगाए जाते हैं, बिकॉज पल्सेस को पानी की बहुत कम जरूरत होती है। ओ। तो पानी के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से, अभी जहाँ की रेड मिट्टी है वहां पे जमीन के अंदर आने वाली फसलें बहुत अच्छी आती है। इसीलिए कोकन रीजन में आप देखोगे कि वहाँ पे कनगर है, कंदमूल है, उस वो बहुत अच्छे वैरायटी के आते हैं। तो हमारे पुरखों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, और हमारी तरफ ये जानकारी आई है कि कुछ सीजन में हमें कौन सी फसलें लगानी है। गोइंग बैक टू मिलेट्स, जैसे आपने मिलेट्स के बारे में कहा कि संस्कृत नाम तो बिल्कुल ही अलग है। हमारे स्क्रिप्चर्स में या श्लोकों के द्वारा पता चलता है कि कितनी वैरायटीज होंगी, एंड वी आर एबल टू मैच देम टू जो आजकल की वैरायटीज है। कुछ कुछ जैसे जो पराशर ऋषि है उनका जो कृषि के ऊपर ग्रंथ है, उसमें भी अलग अलग चीजों के ऊपर बताया गया है, मिलेट्स के ऊपर पर्टिकुलरली। तो अगर कोई भी हमारी चीजों में उसका उपयोग हो रहा है तो उसकी हमें जानकारी हमारे जो भी श्लोक है या हमारे जो भी पुराण है उसमें भी मिलती है। जैसे हम्म। महाभारत में जो इनका महल बनाया जा रहा था इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ बना के टाइम पे जो उनका आर्किटेक्ट था इंद्रप्रस्थ बनाने वाला, उन्होंने जो भी मजदूर लाए थे इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए, तो उन्होंने पांडवों को बोला था कि हमें गेहूं खाना है, हमें गेहूं चाहिए, तभी हम लोग काम करेंगे, आप हमें मजदूरी मत दो। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ गेहूं उस टाइम से है। ये मांगा होगा क्योंकि वो स्ट्रेंथ देता इट है। इज नॉट बिकॉज ऑफ हेल्थ, इट इज बिकॉज कि गेहूं उस टाइम पे भी ऐसी चीज थी, क्योंकि गेहूं की जो रोटी होती है वो बहुत ये सॉफ्ट रहती है। तो दैट इज वाई वो खाना मतलब राजाओं का खाना, ओ क्योंकि अच्छा, वो गेहूं उसी उस टाइम, टाइम तो वो थोड़ा सा हाँ, प्रेस्टीज है। क्योंकि अच्छा। उसको उगाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मिलेट्स को आप ऐसे ही भी फेंक दोगे तो भी वो आते हैं। तो हाँ। गेहूं को आपको वाटर पानी देना है, उसको अच्छे से ख्याल रखना है, ये सब चीजें। तो हमारे यहाँ पे संक्रांति के टाइम पे फॉक्सटेल मिलेट उपवास के लिए खाते हैं। हम्म। तो हर एक जगह पे उस संस्कृति के हिसाब से वो अलग अलग चीजें। तो फॉक्सटेल मिलेट माने ही वरई, जो वरई। नहीं नहीं, उसको राड़ा बोलते हैं मराठी में। ओ अच्छा। हिंदी में उसको कांग बोलते हैं। जैसे हर एक जगह पे उपवास के लिए भी खाने वाली चीज अलग अलग होती है। जैसे महाराष्ट्र में वरई खाते हैं, जिसको लिटिल मिलेट बोलते हैं। अगर आप थोड़ा साउथ में जाओगे तो वहां पे बानियाड मिलेट खाते हैं, जिसको हम्म। सावा बोलते हैं। कुछ कुछ जगह पे फॉक्सटेल मिलेट भी खाया जाता है, तो इट इज डिपेंड ऑन द एरिया। नहीं, लाइक आई सेड संतोष दादा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपने यस। टाइम दिया। और एक्चुअली लास्ट टू क्वेश्चंस, आप फिर ये पिप एग्रो की तरफ से आपकी आपकी ऑब्वियसली जमीन है, आप खेती करते हैं और फिर उसमें से प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। मुझे पता है कि आप जैसे दिवाली के टाइम पे लड्डू बनाए, तो ये इस तरह के भी काम करते हैं। तो थोड़ा सा पिप एग्रो के बारे में भी बताएं। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि पहले मेरे थोड़ा हेल्थ की इश्यू थे, तो जो मेरा इसमें दोस्त, मेरा पार्टनर जो है अक्षय, तो आर बेसिक नीड इज कि हमें बहुत अच्छा खाना खाना है। जब हमारे सामने ताट आ जाए, आयुर्वेद में जैसे बोला है कि आपका जब आहार आ रहा है तो उसमें षड्रस होना चाहिए, अम्बट, तिखट, गुड़, खरट, तुरट, ये सब चीजें। तब वो जब आने के बाद ही हमारा संतोष हो जाएगा, जैसे मेरा नाम है, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो खाने के टाइम पे वो सेटिस्फेक्शन हमें आना चाहिए। तो इसीलिए अच्छे क्वालिटी का खाना, तो इसीलिए हमने ये शुरुआत की थी। शुरुआती में हमने लड्डू बनाए थे, तो अभी हमारे पास अलग अलग वैरायटीज की चीजें हैं। तो अभी पीप एग्रो से हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी किसान ऐसी चीजें उगा रहे, वैल्यूएबल चीजें उगा रहे, उनको इसका दाम अच्छा मिले, और जो ग्राहक है उनको अच्छा खाना है, उनको वो चीजें खाने के लिए मिले। तो जो भी हमारे ग्रोसरीज का सामान रहता है, जिसमें तेल है, सॉल्ट है, शुगर है, ये सभी चीजें नेचुरली ग्रोन की हुई चीजें हम लोग ये करते हैं। कुछ हमारे खेत का होता है, कुछ अलग अलग फार्मर्स के खेत का होता है। हमारी बहुत कम खेती है दोनों को भी, लेकिन हमारे खेत का जो रहता है वो नेग्लिजिबल रहता है, बिकॉज उसमें से बहुत ज्यादा हम लोग खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, हम्म। बिकॉज उसमें उतना ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन बाकी फार्मर्स के साथ हमने संगठन करके उनसे हम लोग चीजें लेके उसको पुणे, मुंबई या अदर लोग मिलेट्स के वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे उसके लड्डू बनाना, बिस्किट बनाना, नूडल्स, पास्ता, ऐसे अलग अलग चीजें बनाते हैं। इवन पिकल्स हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही यूज करेंगे। जो भी स्वीट चीजें हम लोग बन रहे हैं उसमें एक तो जैगरी या फिर डेट्स ऐड करेंगे, शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसे हम लोग अलग अलग हमारा मेल PIP एग्रो जो है, पास्ट इन प्रेजेंट एग्रो, तो जो पुराना था वो हमें अभी नया लाना है, लोगों को खिलाना। हाँ, तो ये तो ये बहुत बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स। थैंक और यू। किसी को अगर पिप एग्रो से या तो सामान चाहिए
क्या फॉलो करना है संतोष दादा को, तो मैं लिंक्स भी डाल दूंगी वीडियो के नीचे। एंड लास्ट, वेरी लास्ट क्वेश्चन, आपका आपकी एडवाइस क्या है टू, हाउ डू यू कीप बाइंग ऑर्गेनिक, हाउ डू यू कुक ऑर्गेनिक, हाउ डू यू एनकरेज चिल्ड्रन टू टेस्ट ऑर्गेनिक या नेचुरल फूड्स, या इवन जो हमारी ट्रेडिशनल आई हुई चीजें हैं वो कैसे प्रमोट करें? सो बेसिकली मुझे ये लगता है कि आपको हेल्थ के ऊपर पहले तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे ध्यान देना है। बिकॉज हम लोग बोलते हैं आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य ही हमारी संपदा है। क्योंकि जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक हमारे बच्चे नहीं खाएंगे। और अगर हम नहीं अच्छा खा रहे तो हम हमारे बच्चों का हेल्थ डैमेज करें, बिकॉज वो उसको आगे के पूरे लाइफ तक प्रॉब्लम देता रहेगा। दूसरा कोई भी हमारे घर में ना खाए, लेकिन हमें खुद को खाना है। बिकॉज हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे जो भी दुख है वो कोई समझ सकता है, लेकिन सह कोई नहीं सकता। तो अगर मेरा पैर दुख रहा है तो मुझे ही सहन करना पड़ेगा। समझ भी लेंगे बहुत ज्यादा, कोई मुझे पैर दबा के देगा, लेकिन सहन मुझे ही करना है। तो इसीलिए हमें हेल्थ के ऊपर, प्रायोरिटी के ऊपर ध्यान देना है। बच्चों को बहुत अच्छी आदतें लगानी है हेल्थ के ऊपर। खाने का जो टाइम रहता है वो मेंटेन करना है। बाकी सब चीजें एक जगह पे, खाना एक जगह पे। तो हम मुझे ये हमेशा लगता है कि हम मनुष्य खुद को बहुत ज्यादा बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन हमें खाना कैसे होता है, पीना कैसे होता है, सोना कैसे होता है और क्या पहनना होता है, ये किसी में कुछ पता नहीं। हम बहुत सारी चीजें वीडियो देखते हैं कि खाना कैसे है, पानी कितना पीना है। किसी कुत्ते को, किसी पंछी को, किसी बिल्ली को ये बताना बिल्कुल नहीं पड़ता कि कितना कैसे खाना है, कब खाना है। और हम लोग रात को बहुत खाते हैं। 6 बजे के पहले हमारा खाना, मतलब किसी भी जगह पे सूर्यास्त से पहले खाना खत्म होना चाहिए। आपने कोई भी क्रिएचर को, पंछी को रात को खाते हुए कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए भी किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं है, या किसी भी चिड़िया वेट ज्यादा बढ़ गई इसकी वजह से उड़ नहीं पा रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे ही ऐसे प्रॉब्लम है। और सभी पंछी है वो सेम दिखते हैं, सभी चिड़िया सेम दिखते हैं, मनुष्य सेम नहीं दिखते। कोई मोटा, कोई पतला, कोई ऐसे, कैसे भी दिखेंगे। और जो नेक्स्ट जनरेशन है जिनको बहुत अच्छे से रहना है, जिनको खेती करनी है, उन्होंने खेती के लिए प्लानिंग करनी है। अगर उनके पास ऐसे लग रहा है कि खेती में उनको पैसे नहीं मिलेंगे, सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, तो खेती को जुड़ के कुछ उद्योग करना चाहिए। बिकॉज शहर में रहना इट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। तो आपको रिवर्स प्लानिंग करना है। एट द एज ऑफ 35 अगर आपको रिटायर होना है, 40 तक रिटायर होना है, तो तब तक नौकरी डेफिनेटली कीजिए, पैसे कमाइए। लेकिन अल्टीमेटली जहाँ पे नेचर है वहां पे आपको रहना ही है। बिकॉज जब हम लोग नेचर में जाते हैं तब हमें बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, और उस ऑक्सीजन की वजह से हमारी सोच अच्छी बढ़ती है। इसीलिए बहुत ज्यादा क्राइम जो होते हैं वो कम क्राइम ट्राइबल एरिया में होते हैं, और सबसे ज्यादा जो क्राइम होते हैं वो सिटी में ही होते हैं। बिकॉज इतना ज्यादा हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम्म। तो इसीलिए मराठी में सुशेगाद आयुष्य करके एक शब्द है कि हमें बहुत अच्छे से रहना है। उसके ऊपर मराठी में बहुत ज्यादा कहानियां भी है कि एक, ये बोल के हम लोग खत्म करेंगे कि एक फार्मर रहता है, वो मस्त एक पेड़ के नीचे सोया होता है। तो एक व्यापारी वहां पे आता है, उसको बोलता है तू सोया क्यों है? तो वो बोल रहे कुछ नहीं, ऐसी सोया। तो बोलता है तो मत, तू एक काम कर, तू उठ और तू थोड़ी जमीन और ले। तो वो बोलता है इससे क्या होगा? तो बोलता है कि और धान आएगा, तो फिर और पैसे कमाएगा। तो बोलता है फिर उससे क्या होगा? तो ही सेइंग कि उससे तू गाड़ी खरीद सकता है, बंगला खरीद सकता है। फिर बोलता है उससे क्या होगा? तो तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, बच्चे तुम्हारे अच्छे शिक्षा लेके अच्छे काम के लिए जाएंगे और अच्छा पैसे कमाएंगे, तो बहुत अच्छी वेल्थ हो जाएगी। तो वो बोलते हैं उससे क्या होगा? तो इतनी वेल्थ आएगी तो तुम बहुत अच्छे अच्छे से रह सकते हो, अच्छे से सो सकते हो। तो वो फार्मर बोलता है मैं अभी अलग क्या कर रहा हूँ, अभी तो अच्छे से ही सो, मतलब इतना सब करके अच्छे से क्यों सोना। सो द इसेंस ऑफ लाइफ हमें पता होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल आर गोइंग टू फाइंड ओनली अ प्लेजर। तो वो प्लेजर किसमें हो? प्लेजर नेचर के साथ रहने में ही है। ये सिर्फ हमारी संस्कृति नहीं बोल रही है, हमारा साइंस भी बोल रहा है। तो जितना आप कम से कम सुविधा में रहेंगे उतना ही आपका मन शांत हो जाएगा। बिकॉज हम बाहर नहीं, हमारी संस्कृति हमेशा हमें ये बोलती है कि अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर देखो। और जब हम लोग अंदर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी नीड्स बहुत ज्यादा कम है। यस। थैंक यू संतोष दादा फॉर शेयरिंग योर विजडम, थैंक यू सो मच। आप इतने इतने यंग हैं मगर इतनी वाइज बातें करते हैं, और काम तो है ही बहुत बड़ा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट टू अक्षय दादा एज वेल। यस। मैं उनकी फोटो दिखा दूंगी। वो थोड़े से शर्मीले दादा है हमारे, तो आए नहीं स्क्रीन पे, मगर उनकी फोटो दिखा दूंगी। आप दोनों बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू। बैक।
जी। और मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ये कहना भूल जाती हूँ। ओके, थैंक यू।